राहुल एक होनहार और पढ़ाकू बच्चा था। उसे किताबों से बेहद लगाव था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। स्कूल में बच्चे उससे बात तो करते, पर कोई भी उसका पक्का दोस्त नहीं था। अरे आ गए तुम, कैसा गया आज का दिन? अच्छा गया। चलो अच्छी बात है। तो बताओ, आज जन्मदिन पर तुम्हें स्कूल में किसने किसने गिफ्ट्स दिए? किसी ने नहीं, बस सबने विश कर दिया। राहुल, सब ठीक है ना? तुम नाराज लग रहे हो। नहीं माँ, सब ठीक है। वो मैं बस थक गया हूँ। चलो अब आप मुझे छोड़िए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मेरे दोस्तों से मिलने। राहुल को कीट पतंगों और छोटे जीवों का अध्ययन करने में बड़ा मजा आता था। उसने अपने घर के एक कोने में छोटे छोटे जार और डिब्बे रखे थे। वो छोटे जार में कैद किए कीट पतंगे उसके दोस्त बन चुके थे। हेलो, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? वैसे पता है आज क्या हुआ? आज मेरा जन्मदिन था और मैंने स्कूल में सबको चॉकलेट्स बांटे, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल गलती उनकी नहीं है, मैं ही उनसे बात नहीं करता, इसीलिए शायद सब अच्छा होने के बावजूद भी मेरा कोई नहीं। पर ठीक ही है, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे सच्चे दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी बातें सुनता है, मुझ पर नाराज नहीं होता और ढेर सारा प्यार भी करता है। सच में आई लव यू दोस्तों। राहुल अपने जन्मदिन के अगले दिन जंगल में कीट पतंगों की खोज में गया था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी मक्खी पर पड़ी। अरे ये क्या, ये मक्खी कुछ अलग लग रही है। राहुल ने देखा वो मक्खी बाकी तितलियों से कई गुना बड़ी थी। उसके पंख सुनहरी चमक लिए हुए थे और उसकी आंखें गहरी रंग की थी। वो आम तितलियों की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसे देखकर राहुल की वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। राहुल ने झट से मक्खी को अपने कीट संकलन के जार में डाल लिया और घर ले आया। हेलो दोस्तों, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ये है मक्खी यानी ऊर्जा, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। उसने उस मक्खी को एक जार में कैद करके मेज पर रख दिया और सो गया। लेकिन तभी राहुल के चेहरे पर एक रोशनी गिर पड़ी और वो धीरे धीरे नींद से जग गया। अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वो अपने बेड से उठकर जैसे तैसे उस रोशनी की ओर चला गया कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कौन बोल रहा है? तभी राहुल ने गौर से देखा तो वो रोशनी और आवाज उस मक्खी के जार से आ रही थी। राहुल थोड़ा घबरा गया। एक मक्खी कैसे बोल सकती है? उसे लगा कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। अपने मन की शांति के लिए उसने उस मक्खी को बाहर निकाला और उसे देखकर दंग रह गया। वो मक्खी सच में बोल रही थी और राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक मशीन हूँ, या फिर रोबोट भी कह सकते हो, जो असल मक्खी की तरह दिखती है। क्या रोबोट? कुछ भी। मैं सच बोल रही हूँ। फिर भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। राहुल ने देखा कि ऊर्जा ने अपनी चमकीली आंखों से, जो कि सीसीटीवी का काम करती थी, उससे एक रोशनी का स्तोत्र दीवार पर गिराया। जंगल में राहुल से मिलने के बाद जो कुछ भी हुआ, वो सारी रिकॉर्डिंग उसने राहुल को दिखाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो सच में एक रोबोट हो। वैसे ये सच है। ऊर्जा का जादू देखकर राहुल ने उससे उसकी सच्चाई पूछी। आखिर वो उस जंगल में क्या कर रही थी? मैं एक रोबोट हूँ जिससे आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन के लिए बनाया गया था। क्या सच? हाँ,
और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे और भी थे। लेकिन तभी हमारे टेस्टिंग के वक्त वैज्ञानिकों को ग्रुप में से किसी ने हमारी पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सबने मिलकर मेरे जैसे सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया, ताकि उससे आम लोग को कोई खतरा ना हो। तो तुम बच कैसे गई? वो जिस दिन मुझे डीएक्टिवेट करने ले जाया जा रहा था, तब गलती से वो कैंची का बॉक्स नीचे गिर गया। उन्हें लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है। वाह, इंटरेस्टिंग। वैसे कहानी अच्छी है तुम्हारी। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? ऊर्जा से दोस्ती करने के बाद राहुल खुद को स्पेशल समझने लगा था। वो उससे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा। उसी दौरान राहुल का अकेलापन ऊर्जा के ध्यान में आया। उसने देखा कि राहुल को दोस्त बनाने नहीं आते हैं। राहुल, हम लोगों के सिवा तुम्हारे स्कूल में कितने दोस्त हैं? एक भी नहीं है, लेकिन अब तुम हो ना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? देखो, मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली, ओके? राहुल की बात सुनकर ऊर्जा को एहसास हुआ कि राहुल उस पर पूरी तरह निर्भर है। दूसरे दिन राहुल चुपचाप ऊर्जा के साथ स्कूल चला गया। तभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना राहुल के साथ हुई। अचानक राहुल के क्लासरूम के बच्चे उससे बात करने लगे थे, वो भी अच्छी तरह से। राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूछना था कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे भी? हाँ, जरूर। अचानक सबका यूं दोस्ती के लिए पूछना राहुल को अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा, और वो जानता था कि इसके पीछे कौन था। ये सब तुमने किया ना? हाँ, मैंने मेरे पावर्स का इस्तेमाल करके सबको सम्मोहित कर दिया और तुमसे दोस्ती करने के लिए कहा। अब तुम्हारे मेरे अलावा भी काफी दोस्त हैं। राहुल सबसे छुप छुप के ऊर्जा से बात कर रहा था कि तभी राहुल को प्रिंसिपल के ऑफिस में जल्द से जल्द बुलाया गया। राहुल शांति से प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। तब उसने देखा कि उसकी माँ भी वहां मौजूद थी। साथ प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक अनजान आदमी भी था। तभी, राहुल बेटा, इनसे मिलो। ये हैं ऑफिसर सुधीर। इनका कहना ये है कि इनकी खोई हुई चीज तुम्हारे पास है। देखो, वो एक रोबोट है जिसे तुम अपने फायदे के लिए नए दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब? अभी भी नाटक कर रहे हो तुम? तुमने चोरी की राहुल। चोरी? राहुल, उनकी खोई हुई चीज कहाँ है? बताओ। लेकिन कौन सी चीज? ये ऐसे नहीं मानेगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और तुमने चोरी की? छी! तभी राहुल के बैग से एक छोटा जार बाहर गिरता है। उसमें ऊर्जा थी। उस जार को ऑफिसर उठाता है। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब जाकर हाथ लगी हो। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, वो मेरी दोस्त है, छोड़ो। ये हमारा आविष्कार है और तुम इसे हमसे चुरा रहे थे। आप ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी दोस्त है। राहुल बेचारा जोर जोर से उन्हें सच बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। तभी उसने देखा उस ऑफिसर ने ऊर्जा को जार से बाहर निकाला और अपने एक हाथ में पकड़ लिया। उसने अपने बैग में से एक सेल बाहर निकाला और उसे ऊर्जा की छाती के कंपार्टमेंट में लगाने जा ही रहा था कि तभी, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? ये है मोर्टीन जलेबी। मोर्टीन जलेबी? मतलब?
ये एक राउंड शेप सेल है जिसे हम इसकी छाती में फिक्स कर देंगे, जिससे ये पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसने वो सेल लिया और ऊर्जा के छाती में फिक्स कर दिया और तभी एक तेज रोशनी पूरे रूम में फैल गई। नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वो मेरी एक ही दोस्त है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। प्लीज उसे छोड़ दो। राहुल, राहुल, अपनी आंखें खोल बेटा। राहुल एकदम से आंखें खोलता है और देखता है कि वो अपने कमरे में बेड पर था। उसके मेज पर एक कांच की बोतल थी जिसमें एक आम मक्खी कैद थी। राहुल, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ, शायद। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। शुक्र था कि ये राहुल का सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं। समयगंज नाम का एक गांव था। वहाँ श्याम और राजेश दो दोस्त रहा करते थे। श्याम एक कुम्हार का बेटा था और राजेश के पिता एक छोटी सी मिठाई की रेहड़ी लगाया करते थे। राजेश और श्याम दोनों का मन अपने पिता के कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। बड़े दिन हो गए यार, हमने कोई कारनामा नहीं किया। पैसों की किल्लत से ही तो मैं हताश हूँ, बाकी सब तो मेरी जिंदगी में अच्छा ही चल रहा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम जाकर एक बार अपने अपने पिता से पैसे मांग कर देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। श्याम और राजेश दोनों ही अपने घर जाते हैं। राजेश पिताजी से पैसे मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं और श्याम दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। बेटा, तुम तो जानते हो घर की परिस्थिति क्या है, फिर भी पैसे मांग रहे हो। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगता हूँ तब आप मुझे ऐसे ही बहाने देते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून से इस घर में नहीं रहा हूँ। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। राजेश अपने पिता की एक नहीं सुनता और घर छोड़कर चला जाता है और जाकर श्याम से मिलता है। यार, मेरे पिताजी ने तो पैसे देने से मना कर दिया। दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने गुरु से मिलते हैं। गुरुजी, गुरुजी, कहाँ हैं आप? यहाँ हम परेशान हैं और आप हैं कि सो रहे हैं? उठिए। कुछ देर उनका दरवाजा खटखटाने के बाद गुरुजी ने दरवाजा खोला और कहने लगे, क्या है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों ने चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया? हम बस शक्ल से चोर लगते हैं थोड़ी ना। गुरुजी, हम आपके पास चिंतित होकर आए हैं, हमारी समस्या को समझिए। क्या बताएं गुरुजी, हमारे पास ना कोई काम है और ना व्यापार। जहाँ भी हम नौकरी के लिए जा रहे हैं वहाँ से भगा दिए जा रहे हैं। हम क्या करें? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे पिताजी कुम्हार का काम करते हैं और तुम हो कि मेरे पास आकर रो रहे हो। सिर्फ मटका और मिट्टी के कुछ सामान बेचकर घर नहीं चलता गुरुजी। अगर वैसे ही घर चल जाना होता तो बचपन से ही चल गया होता ना। हम इस तरह से गरीब थोड़ी ना होते। मेरे पिता के पास भी तो मिठाई की दुकान है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। हमें उससे कोई फायदा नहीं होता। दुकान में बनाई हुई मिठाई कई दिनों तक वैसे ही पड़ी रहती है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लोगों की गलती नहीं है इसमें, गलती तुम्हारी है। अगर कुछ नया करोगे तभी तो लोग तुम्हारी दुकान से सामान खरीदेंगे। हमेशा रोते रहने से जीवन थोड़ी ना चलता है। गुरुजी से इतनी बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले गए और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, यार वैसे तो गुरुजी ने सब ठीक ही कहा है। हम दोनों बेरोजगारों को कुछ नया सोचना होगा, तभी कुछ बात बनेगी, वरना हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। तुम कल मेरे पास छोटे छोटे मटके बनाकर ले आना। छोटे छोटे मटके? उससे क्या होगा? तुम बस कल बनाकर ले आना और मेरा कमाल देखना। राजेश के कहने से श्याम पूरी रात जागकर छोटे छोटे मटके बना लेता है और अपने साइकिल से जुड़ी हुई ठेले पर लेकर रख देता है। ये हो गए मेरे मटके तैयार। कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ कि राजेश के मन में आखिर है क्या। श्याम अपने बनाए हुए छोटे से मटके को लेकर राजेश के मिठाई के दुकान के पास चला जाता है। अरे आ गया मेरा दोस्त, तुमने तो बहुत ही अच्छा मटका बनाया यार। अरे हाँ बाबा, लेकिन इसका करोगे क्या? तुम सबसे पहले ये जलेबी खाओ, इसे मैंने बनाया है। श्याम राजेश के हाथों से जलेबी ले लेता है और उसे खाने लगता है।
बड़ी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये तो। तुम इतनी अच्छी जलेबी बनाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखा मेरे हाथ का कमाल। मैंने कहा था ना कि ऐसी जलेबियां बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे, और देखो बना दिया मैंने। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये मटके, ये जलेबियां, इनका करना क्या है? उतने में ही वहाँ पर राजेश के पिता एक मिठाई का ठेला लेकर आते हैं, जिस पर लिखा होता है मटका जलेबी की दुकान। ये लो बेटा, जैसा तुमने कहा था मैं वैसा ही लेकर आ गया। जी पिताजी, ठीक ऐसा ही मैं चाहता था। आपका लाख लाख शुक्रिया। बस अब आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए ताकि हम अपना व्यापार अच्छे से कर सकें। अब मैं सारा माजरा समझ चुका हूँ। तुम मटका जलेबी का व्यापार करना चाहते हो ना? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ तुम भी। हर दिन तुम मुझे मटके बनाकर देना और मैं जलेबियां बनाकर उसमें बेचूंगा। क्या कहते हो? अब सोच ही लिया है दोस्त, तो चिंता किस बात की। हम अभी इस व्यापार का श्री गणेश करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और क्या था, राजेश और श्याम दोनों ने ही मटका जलेबी का व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका मुनाफा बहुत ज्यादा होने लगा। श्याम अच्छे से छोटे छोटे मटके बनाकर लाता और राजेश उसमें अपनी बनाई हुई जलेबी चाशनी के साथ लोगों को परोसा करता। उन्हीं बीच एक दिन झिलमिल श्याम और राजेश के दुकान में गई और कहने लगी, भैया मुझे एक प्लेट जलेबियाँ देना। आपके यहाँ की जलेबियाँ खा खा कर मैं तो मोटी होती जा रही हूँ और आपके बेचने का तरीका बहुत ही अनोखा है। अरे इसीलिए तो व्यापार कर रहे हैं हम। हमारी मटका जलेबी पर किसी की नजर ना लगे। झिलमिल ऐसे ही राजेश और श्याम की दुकान पर जाकर जलेबियाँ बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में झिलमिल ने अपनी खुद की एक मटका जलेबी की दुकान खोल दी। अरे आओ 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 मटका जलेबी खाओ। अरे आओ 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 मटका जलेबी खाओ, पेट भर के खाओ, सामने वाले की दुकान से आधे दामों पर। अरे वो, तुमने तो मटका जलेबी बहुत ही सस्ती और अच्छी कर दी। और ऐसे ही झिलमिल ने श्याम और राजेश का व्यापार बहुत ही खराब कर दिया। झिलमिल के मटका जलेबी की दुकान की वजह से राजेश और श्याम की ग्राहकी कम हो गई। एक तो इतने दिनों बाद खुद पर कॉन्फिडेंस आया था कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ तो हम कर ही लेंगे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। राजेश और श्याम का व्यापार पूरा ठप हो गया। तब जाकर ये सारी चीजें उन्होंने अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी, अब हम क्या करें? उस लड़की ने सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं हुआ बच्चे, जाओ जाकर अपना ठेला देखो, वहाँ तुम्हें कुछ अच्छा नजर आएगा। गुरुजी, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। गुरुजी, राजेश ठीक कह रहा है, फिलहाल हम मजाक के मूड में नहीं हैं। अगर मजाक हुआ तो मेरी मूछें उड़ा देना। श्याम और राजेश दोनों ही अपने ठेले की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि राजेश और श्याम का मटका जलेबी का ठेला अब मटका रबड़ी जलेबी बन गया है, जिसे देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। ये क्या, हमारा ठेला तो बहुत ही अच्छा और बड़ा हो गया है। इसे देखकर तो मजा आ गया। हाँ, वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्याम और राजेश का ठेला इतना अच्छा था कि लोगों की वहाँ भीड़ उमड़ आई और लोग बड़े चाव से मटका रबड़ी जलेबी खरीद कर खाने लगे। वाह भाई वाह, गुरुजी की कृपा से हमने इतना अच्छा मटका रबड़ी जलेबी का व्यापार खोल दिया। कुछ भी हो, लेकिन सबके जीवन में ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो ऐसे वक्त में सबकी मदद करे। सही कहा राजेश तुमने। अब बस उस झिलमिल की बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। श्याम और राजेश बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर झिलमिल आ गई और कहने लगी, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मेरे दुकान में जो भी लोग आ रहे थे सब उधार का खा रहे थे, इसलिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। क्या मैं आपके दुकान में अब काम कर सकती हूँ? आप जो भी तनख्वाह देंगे मुझे मंजूर है। अब मैं कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं करूँगी। बिल्कुल, हम तुम्हें काम देंगे, हमें भी तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। और ऐसा ही हुआ। राजेश और श्याम की मटका जलेबी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी
मटके में रबड़ी डालकर उसमें जलेबियां बेचकर उन्होंने अपना व्यापार बहुत अच्छा कर लिया और बहुत ही बड़ा बना लिया। देखा, हमारे बच्चे कितने सुखी हो गए। ये सब गुरुजी की माया है। सब कुशल मंगल हो रहा है। राजेश और श्याम झिलमिल को अपने व्यापार में नौकरी देकर खुशी खुशी रहने लगे।